नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज हिंदी पर और मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। हमारा खास शो पॉलिटिकल अनस्क्रिप्टेड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाई साहब, आपको बता दें कि आज पॉलिटिकल अनस्क्रिप्टेड शो में हमारे मेहमान हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी। इनसे बातचीत होगी तमाम कई विषयों पर, लेकिन उससे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिंदी की इस खास कार्यक्रम पॉलिटिकल अनस्क्रिप्टेड में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कौन कौन सा काम किया गया है? विकास सर। देश में जो ओबीसी समाज है, खास तौर से तो ओबीसी समाज को जो उसके हक अधिकार हैं, वो हक अधिकार अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाए। और जो ओबीसी समाज के हक अधिकार हैं उसके बारे में ओबीसी समाज में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो मतलब जागृति का अभाव है, चेतना का अभाव है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक साथ कई काम कर रहा है। एक तो हम ओबीसी समाज को जागृत करने का काम, उनके हक अधिकारों को लेकर के उनके क्या हक अधिकार है, फिर संगठित करने का काम, और संगठित करने के बाद सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम। ये तीनों काम निरंतरता में कर रहे हैं। जैसे जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन लागू होते समय ही ओबीसी के साथ में धोखाधड़ी हो गई और जो हक अधिकार ओबीसी को मिलना चाहिए था वो हक अधिकार ओबीसी को उस समय नहीं मिला, और उस समय नहीं मिला इसलिए आज तक भी नहीं मिला। से देश में ओबीसी की संख्या 52% है। ये मंडल कमीशन का आंकड़ा है जो कि 1931 की जनगणना के आधार पर है, और 1931 की जनगणना अंग्रेजों ने करवाई थी। तो जो अंग्रेजों ने 1931 में जनगणना करवाई थी उसके आधार पर ओबीसी 52% है। अभी बिहार में जो ताजा आंकड़े आए उसके अनुसार 63% से ज्यादा ओबीसी, लगभग 64% ओबीसी बिहार में है। अगर देश में इसका डाटा निकाला जाए तो ये 64% या उससे ज्यादा ऑल इंडिया लेवल पर भी ओबीसी की संख्या आ सकती है। तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होना बहुत जरूरी है, और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्र में ओबीसी को हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए लगातार हम लोग समाज में अभियान चला रहे हैं पिछले कई सालों से, और कई बार इसको लेकर के हम लोगों ने भारत बंद भी किया है। जब नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन खत्म किया गया भाजपा सरकार के द्वारा, तो उसको लेकर पूरे देश भर में हम लोगों ने आंदोलन किया। तो बड़े पैमाने पर यह काम चल रहा है। क्योंकि देश में ओबीसी का कोई मजबूत राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा यह कोशिश की गई पिछले कई सालों में कि ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जाए और देश में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के जो हक अधिकार है उसको लेकर के एक लड़ाई मजबूत किया जाए। तो इस दिशा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा काफी आगे बढ़ा है, और लगातार हम लोग अपने समाज के मुद्दे को लेकर लोगों को जगाने का काम, संगठित करने का काम और आंदोलन करने का काम, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या फिर अभी जो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में जो ओबीसी के हक के साथ खिलवाड़ किया गया, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग मैदान में हैं और लड़ाई को निरंतर हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। आज बिहार में जनगणना हुई तो उसके लिए हम लोग पिछले 9-10 साल से लगातार जागरण अभियान पूरे देश भर में चला रहे हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर पर हो इसके लिए भी लगातार कोशिश जारी है। तो लगातार हम लोग ओबीसी समाज के अंदर चेतना भी पैदा कर रहे हैं और उनकी लड़ाई सड़कों पर भी उतरकर लड़ने का काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। जी 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 सर, आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? अभी देश में जो बिहार सरकार ने गणना किया, वैसे गणना करना बिहार सरकार का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है जनगणना करना, इसलिए बिहार सरकार ने गणना किया, मतलब सर्वे किया, और सर्वे के आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन की सीमा को कुछ हद तक बढ़ाया और उसको एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन को 65% किया। 10% ईडब्ल्यूएस, इसकी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है ईडब्ल्यूएस की, तो
तो उसको भी गवर्नमेंट ने दे दिया, तो अगर उसको मान लिया जाए तो ये 75% हो। लेकिन हम लोगों की ऐसी सोच है, हम लोगों का ऐसा मानना है कि देश में रिजर्वेशन 100% कर देना चाहिए। जब ये देश हजारों जातियों में बटा हुआ है, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये फार्मूला ऑल इंडिया लेवल पर लागू कर दिया जाए और सबकी गिनती करके जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो रिजर्वेशन के नाम पर लड़ाई चल रही है पूरे देश में, ये खत्म हो जाएगी, सबको सबका अधिकार मिल जाएगा और सब लोग मिलकर देश में देश के विकास के लिए काम करें। तो एक तो जाति जनगणना होनी चाहिए और दूसरा संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस लड़ाई को लेकर आने वाले समय में हम लोग बड़े पैमाने पर एक तो जागरण अभियान चलाने का काम करेंगे और दूसरा इसको लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए भी हम लोग तैयारी करने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इसको लेकर के हम लोग दिल्ली भी बड़े पैमाने पर कूच करें, तो इसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग एक यात्रा चला रहे हैं, जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। मतलब ये है 2024 में अगर नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे, तो 52% ओबीसी को नाराज करके, या अगर आज के डेट के आंकड़ों के हिसाब से कहा जाए तो 60% 65% ओबीसी को नाराज करके कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री कैसे रह सकता है। तो इसलिए देश में जो सबसे बड़ी आबादी है अब उसको उसका हक अधिकार देना पड़ेगा। बिना दिए देश में अब कोई सरकार नहीं चला सकता है। इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है या फिर पिछड़े वर्ग के लोगों के हक के लिए काम कर रहा है? इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के का क्या कहना है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग पूरे देश भर में ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। मगर जो पॉलिटिकल पार्टी, जो नेता ओबीसी के साथ न्याय करेगा, तो जब ओबीसी समाज जागृत हो रहा है अपने हक अधिकार को लेकर के, तो वो समझेगा कि कौन सी पार्टी उसके हक अधिकार की लड़ाई में साथ दे रही है। मान लो हम भारत बंद आह्वान करते हैं, तो कौन सी पार्टी हमारे भारत बंद के आह्वान को समर्थन कर रही है। मान लो हम ओबीसी के हक अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो कौन सी पार्टी हमारे हक अधिकार के आंदोलन को समर्थन कर रही है। जो हमारे हक अधिकार के आंदोलन को समर्थन करेगी उस पार्टी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी समर्थन करेगा। मतलब ये है कि अब हम लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर तो बहुत दिन से वोट देते आए, इससे हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को प्राथमिकता दे करके उनको मजबूत करने का काम करना चाहिए, तभी तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी। और अगर हम ऐसा करेंगे तो जो लोग अभी हमारी लड़ाई को ध्यान नहीं दे रहे हैं या हमारे मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी भी मजबूरी ये बनेगी कि अगर हम इनके मुद्दे नहीं उठाएंगे तो 52-60% समाज नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा तो फिर हमको वोट नहीं देगा, तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। और ये जो हम लोग प्रेशर बना रहे हैं, इसका नतीजा ये है कि आज जाति जनगणना का मुद्दा हर पार्टी को उठाना पड़ रहा है। ये तो हम ही लोगों का प्रेशर की वजह से जो है उठाना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी गिनती ना करना पड़े इसलिए तो जनगणना ही रोक कर रखा हुआ है। पूरे देश की जनगणना रोक कर रखा हुआ है कि अगर हम जनगणना करेंगे और ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो फिर जो है 2024 में वोट किस मुंह से ओबीसी को मांगेंगे। अमित शाह ने चुनावी सभा में कहा कि हम जनगणना के विरोध में, ओबीसी की जनगणना के विरोध में नहीं है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मकसद ये है कि एक इतना बड़ा संगठन और आंदोलन बनाया जाए कि उसका दबाव पॉलिटिकल नेताओं पर पड़े और उससे समाज को समाज के हक अधिकार मिले। जय विकास सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को कौन सी पार्टी समर्थन दे रही है? बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जो हमारे आंदोलन को समर्थन करते रहते हैं। अभी बड़ी पार्टियों के लोग भी इन मुद्दों पर बोलना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है आने वाले आंदोलनों में बड़ी पार्टियों के लोग भी इसको
सपोर्ट करें। छोटी छोटी तो सैकड़ों पार्टियां हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट करती हैं, छोटी और मध्यम लेवल की तो बहुत सारी दल हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये समाज में स्थापित होंगे मुद्दे, तो बड़े दलों को भी इस पर सपोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास अगर वो सपोर्ट में नहीं आएंगे तो समाज देख रहा है। जी जी। आना तो उनको भी समाज में है वोट लेने के लिए। जी जी। विकास सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो उद्देश्य हैं वह किसी एक विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए है, या फिर देश में जो जितनी भी जाति धर्म है उनके जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम कर रही है? नहीं, देखो क्या है कि देश में हजारों साल से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था रही, उस ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था की वजह से देश में जो शोषित वंचित समूह है जो बहुत पीछे रह गया, इसलिए तो संविधान निर्माताओं ने इनके लिए स्पेशल व्यवस्था की है कि इनके प्रतिनिधि नहीं जा पाएंगे, इसलिए इनके प्रतिनिधि भेजने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया, इनकी पढ़ाई के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था किया। तो ये जो सारी व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने बैकवर्ड क्लासेज के लिए किया। ये बैकवर्ड क्लासेज के लोग अपने आप थोड़े ही बैकवर्ड हो गए, इनको कानून बनाकर हजारों साल से बैकवर्ड किया गया, इनको अवसर ही नहीं दिया गया। तो ये जो हजारों साल से शोषित वंचित लोग हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हों, शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के हों, या आज माइनॉरिटीज के भी लोग, बहुत सारे लोग अधिकार वंचित हो गए, तो उन सभी के लिए हम चाहते हैं, और इन्हीं के लिए नहीं, हम तो इंसाफ चाहते हैं ना। इंसाफ का मतलब क्या है? अगर सामाजिक रूप से न्याय की बात किया जाए, इंसाफ की बात किया जाए, तो इंसाफ ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो किसी का हक कोई ना खाए। इसमें एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण ना हो, इस प्रकार की मानवतावादी व्यवस्था। इंसान ही इंसान का शोषण कर रहा है, तो इंसान का जो शोषण कर रहा है ये बहुत ज्यादा गलत है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि हमें किसी का हक पर कब्जा नहीं करना है, मगर हमारे हक जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं उसके लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। अब मान लो ओबीसी 65% है, लेकिन क्लास 1 की नौकरी में कितना है, क्लास 2 की नौकरी में कितना है, प्रोफेसर कितना है यूनिवर्सिटियों में, क्यों नहीं है? जज कितना है हाई कोर्ट में, जज कितना है सुप्रीम कोर्ट में? क्या ओबीसी में योग्य लोग नहीं है, या ओबीसी को अवसर नहीं मिल रहा है, या इनके साथ पक्षपात हो रहा है? इसी प्रकार से एससी एसटी को भी अगर देखा जाए तो उनके साथ भी पक्षपात हो रहा है, माइनॉरिटीज के लोगों के साथ भी पक्षपात हो रहा है, और कुछ हद तक तो क्षत्रिय और वैश्यों के साथ भी पक्षपात हो रहा है, क्योंकि सिस्टम में तो 3.5% ब्राह्मण लोग ज्यादा कब्जा किए हुए हैं, तो वो जहां बैठे हैं तो अपने ही जाति बिरादरी को देख रहे हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है, हम ये नहीं कहते कि किसी को नहीं मिलना चाहिए या किसी का हक कोई दूसरा ले ले, मगर सबको सबका हक मिले और सबके साथ में इंसाफ हो, यही मानवता है। तो ये इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाना, वो कोई भी इंसान हो, इंसान के द्वारा इंसान का शोषण ना हो, ये व्यवस्था बनाना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का लक्ष्य है, और इस मकसद से हम लोग काम करते हैं। जी। विकास सर, आपसे मेरा अगला सवाल है कि क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा यदि किसी पिछड़े वर्ग का जो लड़का है या फिर लड़की है, अगर उसको आर्थिक जरूरत है या फिर उसको रोजगार की जरूरत है, तो क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उसके साथ है या नहीं? एक चैरिटी का काम है और दूसरा काम आंदोलन का है, दबाव बनाने का। देखो, कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर, इतना बड़ा समाज है तो सारे समाज की मदद नहीं कर सकता। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पर लोग करते रहते हैं और वो होता रहता है, मगर ये सारी जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने किसकी लगाई? अगर कोई बैकवर्ड है, कोई गरीब है, तो ये सारी जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने किसकी लगाई? गवर्नमेंट की लगाई। मगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, इसलिए हम लोगों को और हमारे समाज के लोगों को चैरिटी वर्क करना पड़ रहा, लोगों की मदद करनी पड़ रही है। फिर भी सबका नहीं किया जा सकता है, तो अगर सबकी मदद करवाना है तो उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, और वो सिस्टम संविधान निर्माताओं ने दिया है। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो जाए, जैसे एजुकेशन के लिए
सारा हेल्थ के लिए सारा सिस्टम तो संविधान निर्माताओं ने दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो जाति धर्म के नाम पर तो हमारा वोट लूट रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन जब हमारे समाज के लिए समस्याओं का मामला आता है तो उसका समाधान नहीं कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, अगर ये तीनों चीज किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। अगर ये तीन चीज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले ले, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, तो बाकी सारी समस्याओं को लोग उसका निवारण कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम लोगों की ये कोशिश है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि देश या प्रदेश में ऐसी सरकारें आए जो कि कम से कम लोगों का एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी ले, इसमें नफा नुकसान न देखा जाए, ये हर नागरिक को बढ़िया तरीके से मुहैया हो, इसकी जिम्मेदारी, इसकी गारंटी सरकार ले। इस दिशा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। जी जी सर। विकास सर, आपसे मेरा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को आखिर फंडिंग कहाँ से मिलती है? इसका वित्तीय स्रोत क्या है? राष्ट्रीय क्या पिछड़ा कुछ? वर्ग मोर्चा कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के द्वारा चलाया गया संगठन नहीं है। जी जी। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के द्वारा चलाया गया संगठन नहीं है। तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी तो इसको पैसा देने वाले नहीं है। और टाटा, जी जी। बिरला, अडानी, अंबानी देंगे तो जैसे मोदी जी कर रहे हैं वैसे विकास पटेल को भी करना पड़ेगा। फिर जी तो जी। समाज की बात नहीं बोली जा सकती है। अगर समाज की जी लड़ाई जी। लड़ना है तो ये सारा पैसा समाज से ही लेना पड़ेगा। आज जो लोग जी जी। समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, टीचर या तमाम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और तमाम बड़े बड़े पदों पर चले गए, बिजनेसमैन हो गए, ठेकेदार हो गए, ये कहां से आ गए? अगर ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, अगर पेरियार, अगर इन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो ये लोग कैसे आते? जी जी। ये लोग आए इसके लिए। इन लोगों ने कौन सी लड़ाई लड़ी? आज की तारीख में जो आईएएस, पीसीएस, आईआरएस हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं, नेता, अभिनेता हैं, बिजनेसमैन, ठेकेदार हैं, ये अधिकार उनको मिले इसके लिए उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी? उन्होंने तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं। ये तो हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी जिसका फायदा इनको मिल रहा है, या हम लोगों को, हम सभी लोगों को मिल रहा है जो इस जनरेशन के लोग हैं। तो अगर हमको इन सारी चीजों का फायदा महापुरुषों के आंदोलन का मिल रहा है, महापुरुषों को तो जो आंदोलन उन्होंने चलाया उसका फायदा उनको नहीं हुआ, उसका फायदा हम लोगों को हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह सारा फायदा होता रहे और इससे बेहतर व्यवस्था बने जो हम बता रहे हैं आपको। तो इसके लिए कौन लगाएगा अपना बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर? जो लोग नहीं चाहते वो लगाएंगे। अडानी लगाएंगे, अंबानी लगाएंगे, वो तो लगाएंगे नहीं। फिर कौन लगाएगा? फिर हमारे ही समाज के लोगों को, जिनको इसका बेनिफिट हुआ है, उनको लगाना पड़ेगा। तो इस बात का जिन लोगों को एहसास है वही लोग फंडिंग करते हैं। समाज के जिन जी लोगों को एहसास है कि ये लड़ाई मजबूत होनी चाहिए हक अधिकार की, वो लोग हम लोगों को साथ सहयोग करते हैं। पब्लिक कैंपेनिंग के आधार पर और पब्लिक फंडिंग के आधार पर हमारा सारा कार्यक्रम टिका हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पूंजीपति, उद्योगपति के दम पर ये कार्यक्रम ना तो चलाया जा सकता है, ना ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। क्योंकि जो सहारा देगा वो इशारा भी करेगा, और अगर इशारा नहीं मानोगे तो सहारा देना बंद कर देगा, सहारा देना बंद कर देगा तो मुंह के बल गिर जाना पड़ेगा और सारी लड़ाई धड़ाम से खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे संगठन आते हैं, रातों रात चमकते हैं और रातों रात गायब भी हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। तो ये कैडर बेस्ड मूवमेंट है और इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं पब्लिक कैंपेनिंग के आधार पर, पब्लिक फंडिंग के आधार पर। सिद्धांत है हम लोगों का, जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी से साधन संसाधन लेंगे, दूसरे किसी से साधन संसाधन नहीं लेंगे। अपने समाज के दम पर अगर आंदोलन चलाएंगे तो अपने समाज की लड़ाई भी उतना ही ईमानदारी के साथ लड़ने का काम करेंगे। तो इस सिद्धांत के तहत ये सारा मूवमेंट चल रहा है। जी जी। सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा किसके साथ इस बार समर्थन देगा? बीजेपी या फिर
इंडिया गठबंधन, क्योंकि अभी दो ही नहीं, क्या देश बीजेपी दिख रही है। बीजेपी तो देश का बहुत ज्यादा सत्यानाश कर रही है। हम्म। बीजेपी देश का बहुत ज्यादा सत्यानाश कर रही है, इसलिए बीजेपी को तो समर्थन देने का कोई सवाल बनता नहीं। तो जब फिर देश ही इंडिया नहीं गठबंधन। बचेगा, देश ही नहीं बचेगा तो समर्थन किसको देंगे? बीजेपी जिस दिशा में चल रही है तो उसको तो अडानी जी ही दिख रहे हैं पूरे देश भर में। कोई सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित, वंचित आदमी अगर देश भर में बीजेपी को दिख रहा है तो अडानी जी दिख रहे हैं। तो हर चीज अडानी जी को, अडानी जी को, अडानी जी को, अडानी जी को दिए जा रहे हैं। जब हर चीज अडानी जी को दे रहे हैं तो हम क्या करें उनको समर्थन देकर? हमारी तो तो गिनती क्या तक मोदी जी करने के लिए नहीं तैयार है। हमारी तो जी जी। गिनती तक भी करने के लिए तैयार नहीं है। और जब सारे गवर्नमेंट चीजों का निजीकरण हो गया तो देश कहां बचेगा? फिर भारत के अंदर भारत कहां है आने वाले समय में खोजना पड़ सकता है। और जब देश जी ही नहीं बचेगा तो रिजर्वेशन कहां से बचेगा, हक अधिकार कहां से बचेंगे? किसानों की आय दो गुनी होने वाली थी, किसानों की आय छोड़कर बाकी सब कुछ दो गुना हो गया। पेस्टिसाइड की कीमत दो गुनी हो गई, खाद की कीमत दो गुनी हो गई, पेट्रोल की कीमत दो गुनी हो गई, डीजल की कीमत दो गुनी हो गई। सब कुछ दो गुना हो गया किसानों की इनकम को छोड़कर। तो कोई भी एक मुद्दा अगर ये बताया जाए कि इसके आधार पर बीजेपी को सपोर्ट किया जाए तो बीजेपी वाले ही नहीं बता पा रहे हैं। बीजेपी वालों को पूछो मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम किया तो कहते हैं 3 तलाक हटा दिया। अब 3 तलाक से हम लोगों का क्या लेना देना है? तो वो 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जिससे हमारे समाज का, हमारे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मुद्दे वो गिनाते रहते हैं। तो ध्रुवीकरण के मुद्दे गिना करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो रहे हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देना चाहते हैं। तो एक तो बीजेपी को समर्थन देने का सवाल नहीं है। और बीजेपी के अलावा जो लोग हमको समर्थन देंगे, हमारे आंदोलन को समर्थन देंगे, तो उनको समर्थन देने पर हम लोग विचार करें। अब हमारे आंदोलन को भी समर्थन नहीं देंगे लोग तो हम ही उनको समर्थन क्यों दे देंगे? हम समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। जब हम समाज के हक जी जी। अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे आंदोलन को पॉलिटिकल लोगों को समर्थन देना चाहिए। अगर पॉलिटिकल लोग हमारे आंदोलन को समर्थन देते हैं तो हम भी उनको समर्थन कर सकते हैं। उस पर विचार किया जा सकता है। हम लोग अपने लोगों के साथ बैठकर उस पर विचार कर सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं। तो ये अभी भविष्य में इस पर विचार कर सकते हैं हम लोग। जी सर, 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो इसको लेकर सर आपकी क्या प्लानिंग है, जिसके तहत आने वाले भविष्य में आपके द्वारा काम किया जाएगा अभी? नहीं, हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, मगर 2-3 मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक मुद्दा ये है कि समाज को जगाया जाए कि भाई ये जो जाति के नाम पर वोट दे रहे हो, हर जाति का एक चेहरा दिखा दिया जा रहा है, वोट लूट लिया जा रहा है, ये तुम्हारा नेता है। तो नेताजी तो बन गए, वो मंत्री बन गए, उनके परिवार के लोग बन गए, मगर समाज का क्या हुआ? समाज का कुछ भी नहीं हुआ। तो हर जाति का एक चेहरा दिखाकर वोट लूटा जा रहा है और हो कुछ नहीं रहा समाज के लिए। तो इस पर एक तो हम चेतना पैदा कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि ये अपना वोट मत लुटाओ जाति के नाम पर, क्योंकि जाति के नाम पर कोई अधिकार नहीं मिला है। अधिकार ओबीसी एससी एसटी के नाम पर मिला है। तो इसलिए जो ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकार की बात करे उसको वोट दो, जाति के नाम पर वोट मत दो। दूसरा, हिंदू मुस्लिम का बवाल खड़ा करके वोट लेने की कोशिश की जाती है बार बार। धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे उछाल कर वोट लेने की कोशिश की जाती है। तो इसको लेकर भी हम लोग सतर्क कर रहे हैं कि भाई 90-92 में जब हमारे मंडल कमीशन का मामला आया था, तब ये लोग मंदिर का मामला उठाकर, कमंडल का मामला उठाकर दबा दिया। तब से लेकर आज तक हम लोग भुगत रहे हैं और हक अधिकार नहीं मिल पाया हम लोगों को। तो अगर इनके धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्कर में पड़ोगे तो सत्यानाश होगा। और जब मंदिर बन रहा है तो ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा इन लोगों ने। तब विनय कटियार अच्छे वाले हिंदू थे, कल्याण सिंह अच्छे वाले हिंदू थे, उमा भारती अच्छी वाली हिंदू थी, अब प्रवीण तोगड़िया, रितंभरा, तमाम लोग अच्छे वाले हिंदू थे। आज कोई ओबीसी अच्छा वाला हिंदू नहीं।
तो इसमें तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो इससे भी बचो, धर्म के नाम पर भी बचो। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर वोट मत डालो, बल्कि अपने हक अधिकार के लिए वोट डालो। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि ईवीएम से लोगों का वोट चोरी किया जा रहा है, ईवीएम से वोट लूटा जा रहा है, तो इसको लेकर के भी हम लोग चेतना और जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। और देश में ईवीएम के विरोध में जो भी आंदोलन होगा उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सक्रिय रूप से सहभागी रहेगा, क्योंकि जब तक ईवीएम है तो सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को डर ही नहीं लग रहा है कि ओबीसी की गिनती करें या ना करें, हम तो ईवीएम से वोट ले लेंगे। किसानों को उनकी फसल की कीमत दें या ना दें, हम तो ईवीएम से वोट ले लेंगे। हम चाहे रिजर्वेशन खत्म कर दें या पूरा देश ही बेच दें, हम हमारे पास तो ईवीएम है। तो इसलिए ईवीएम को लेकर के भी हम लोग लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो खास तौर से ये कुछ मुद्दों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि सही दिशा में चीजें आगे बढ़े। पार्टी कौन सी आएगी ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों के अंदर ठीक ठाक सोच और समझ पैदा हो और सही दिशा में चीजें आगे बढ़े, तो हमारे हक अधिकार हमको मिले, ये ज्यादा महत्व। जी जी सर। सर आपने पिछले कुछ महीने पहले आपने ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा का आपने समर्थन किया था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को आखिर ईवीएम से क्या दिक्कत है? यही बात तो मैं बता रहा हूं कि ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है। ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहे हैं। 8 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वीकार कर लिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होते। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो बाकी दूसरे तीसरे को साबित करने की तो कोई जरूरत है नहीं। अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पेपर ट्रेल मशीन लगा दो, तो पेपर ट्रेल मशीन लग गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद होता है तो मैनुअल काउंटिंग करो, मैनुअल रिकाउंटिंग करो। मैनुअल रिकाउंटिंग किसकी होगी? ईवीएम की तो मैनुअल रिकाउंटिंग हो नहीं सकती। फिर मैनुअल रिकाउंटिंग किसकी होगी? जो पेपर ट्रेल से कागजी मतपत्र निकले हैं उनकी मैनुअल रिकाउंटिंग। मगर वो मैनुअल रिकाउंटिंग करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, चुनाव आयोग तैयार नहीं है, और 1% मिलान का काम हो रहा है। और 1% मिलान से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। 8 अक्टूबर 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है मैनुअल रिकाउंटिंग का, वो लागू होना चाहिए। अगर वो लागू होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हम क्यों मान ले कि हमारा वोट जिसको हम डाले उस वही गिना जा रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। जब ईवीएम में अंधकार है तो हम कैसे मान ले? तो ईवीएम में जो अंधकार है इसके आधार पर ही जो है ये पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई कि यहां प्रकाश है, आप देख सकते हैं कि आपने जिसको वोट दिया उसी को वोट गया है, और उसकी पर्ची कट करके गिर रही है। अब हमने देखा, हमको विश्वास कहां हुआ? क्या देखकर हमको विश्वास हुआ कि हमने जिसको वोट दिया उसी को मिला? पर्ची देखकर विश्वास हुआ। मशीन में वोट डालने से नहीं विश्वास हुआ कि हमने जिसको वोट दिया उसी को मिला। जब हमने पर्ची देखा तब हमें यकीन हुआ कि हमने जिसको वोट दिया उसी को मिला है। अब जो देखकर हमें विश्वास हो रहा है उसकी गिनती नहीं हो रही है। गिनती किसकी हो रही है? जहां दिखाई ही नहीं दे रहा है उसकी गिनती हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगवाया क्यों इतना पैसा खर्च करके? इसलिए लगवाया कि हमको जहां दिखाई दे रहा है कि हमें यकीन हो रहा कि हमने जिसको दिया उसको मिल गया और हमने देख लिया उसको, तो काउंटिंग भी उसी की होनी चाहिए। चलो काउंटिंग नहीं हो रही, लेकिन जब कोई विवाद खड़ा होता है कि पर यकीन नहीं है, तब तो कम से कम रिकाउंटिंग में तो जो पेपर ट्रेल लगा है उसके कागजी मतपत्रों की गिनती करो। मगर वो भी नहीं हो रहा है, और वो नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से ईवीएम में घोटाला होता है, ये बात कही जा सकती है। और इसके बहुत सारे सबूत हैं, एक दो सबूत नहीं है, बहुत सारे सबूत। अभी छत्तीसगढ़ में एक प्रत्याशी बीएसपी के उसने कहा कि हमारा वोट ही हमको नहीं मिला हमारे बूथ पर। तो ये जो सारी बातें आ रही, बहुत सारी बातें आ रही हैं, इसके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है।
अब जब देश आशंकित है इस बात को, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां आशंकित हैं इस बात को लेकर, तो चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग क्यों पकड़ कर बैठा कि हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे? चुनाव आयोग को यह कह देना चाहिए कि नहीं, जब सबकी इच्छा है तो चलो हम बैलेट पेपर से करवा लेते, या बैलेट पेपर से भी मत कराओ, कम से कम पेपर ट्रेल का मिलान तो कराओ 100%। मगर वो भी नहीं कराने के लिए तैयार है। जब वो नहीं कराने को तैयार है तो इससे ये बात साबित होती है कि इस घोटाले में केवल बीजेपी नहीं, चुनाव आयोग भी शामिल है। चुनाव आयोग जानबूझ करके घोटाला करवा रहा है, और जब सत्ता चलाने वाले लोगों को इस बात का यकीन हो गया है कि हम ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीत सकते हैं, तो जनता की क्यों सुने? तो बेरोजगारी के नाम पर त्राय त्रार मची हुई है, महंगाई के नाम पर त्राय त्राय मची हुई है, मगर वो सुनते ही नहीं। वो इसलिए नहीं सुनते, वो कहते क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा हमको वोट नहीं दोगे, इतना ही करोगे, हम ईवीएम से ले लें, आप क्या कर लोगे? तो ईवीएम से दुश्मनी नहीं है, जो ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है उससे दुश्मनी है। अगर ईवीएम में ये सुधार कर दिया जाए, जो पेपर ट्रेल से कागजी मतपत्र निकल, अगर उनकी रिकाउंटिंग होने लगे, उसका मिलान 100% होने लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम से चुनाव हो। तो उसमें जो गड़बड़ी होने का जो सोर्स है उसको बंद कर दिया जाए। तो इसलिए, और जब तक ईवीएम रहेगा तो चोरी से जब चुनाव जीता जाएगा तो ना ओबीसी के मुद्दे हल होंगे, ना एससी एसटी के मुद्दे हल होंगे, ना किसान के मुद्दे हल होंगे, ना नौजवान के मुद्दे हल होंगे, ना महिलाओं के मुद्दे हल होंगे, किसी के मुद्दे नहीं हल होंगे। मणिपुर में जिस तरीके से हुआ, क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ईवीएम है, कुछ भी कर सकते हैं। पहलवान लड़कियां बैठी रही दिल्ली में उतना दिन तक, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ईवीएम। किसान आंदोलन चला, हमें एमएसपी गारंटी दो, कुछ नहीं सरकार सुन रही, क्यों नहीं सुन रही? ईवीएम है। देश में बेरोजगार इतने बड़े पैमाने पर है, सरकार को कोई टेंशन नहीं, क्यों नहीं है? ईवीएम है। मिलिट्री में अग्निवीर बना दिया, क्यों बना दिया? इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी क्यों सरकार को डर नहीं लग रहा? ईवीएम है। तो ईवीएम देश की सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है आज की तारीख में, इसलिए ईवीएम का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनसे आप क्या कहेंगे? हम उनसे केवल पिछड़ा वर्ग ही नहीं, तमाम जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो अधिकार वंचित हैं, शोषित हैं, और जिनको लगता है कि आज के दौर में लोकतंत्र को स्थापित रखने की एक लड़ाई है, बढ़िया लोकतंत्र बनाने की भी एक लड़ाई है, और संविधान में जो चीजें लिखी गई है वो लिखी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इसलिए देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो लोकतंत्र ठीक प्रकार से लागू हो, संविधान का ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो, और देश में सबको हक अधिकार मिले, सबके साथ न्याय हो, तो इसके लिए देश में आंदोलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आंदोलन को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस कोशिश में लगा हुआ है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन और संगठन खड़ा किया जाए, तो इसमें साथ सहयोग बड़े पैमाने पर, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से, क्योंकि हमारा तो सारा पब्लिक कैंपेनिंग के आधार पर ही सारी चीजें चलती हैं। तो इस पर जितना बड़े पैमाने पर साथ सहयोग होगा, समाज का मिलेगा, उतना ज्यादा ये लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा सकती है, और जितना मजबूती से ये लड़ाई होगी उतना जल्दी हमें हमारे हक अधिकार मिल सकते हैं। संविधान और लोकतंत्र को ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, और हमारी जो समस्याएं हैं बहुत सारी, उनका समाधान किया जा सकता है। तो जो भी आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है, या जिस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है, या जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उन सभी में समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और तन मन धन से आंदोलन को सपोर्ट करें, ताकि आंदोलन को कामयाब किया जा सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, और आपने इस हमारे खास शो पॉलिटिकल अनस्क्रिप्टेड में जितने भी हमारे सवाल थे उसका आपने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हिंदी।